नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और संडे को यहाँ पर इंटरनेशनल विमेंस डे है जो हम आज मनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सीएनबीसी आवाज़ के इस कार्यक्रम में सारी की सारी महिलाएं वहाँ पर जुड़ रही हैं जो ऑफ कोर्स अपने एरियाज़ में, अपने फील्ड्स में यहाँ पर काफ़ी नाम कमा चुकी हैं और सक्सेसफुली काम भी कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी लक्ष्मी की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता और साथ ही होंगी कोटक सिक्योरिटीज़ की एवीपी कायनात चेनवाला। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे यहाँ पर सेबी की ईडी मनिंदर चीमा से भी। सबसे पहले यहाँ पर लाइव मार्केट्स देख लेते हैं जहाँ पर अच्छी खासी उठापटक अब भी जारी है। सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए क्योंकि इसी हफ्ते में सोने और चांदी दोनों में गिरावट के साथ कारोबार है। अगर सोने की बात की जाए तो फिलहाल चाहे 1% की तेजी है, लेकिन इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो करीबन 2% की गिरावट के साथ कारोबार है। वही हाल चांदी का भी है। आज 2% की बढ़त जरूर है, लेकिन इस हफ्ते के लिए 10% की गिरावट चांदी यहाँ पर दर्ज कर चुकी है। कायनात, कैसे देखेंगी आप इंटरनेशनल मार्केट्स और जिस तरह से सोने और चांदी में हमने गिरावट इस हफ्ते में यहाँ पर आते हुए देखी है, यहाँ से क्या करने की राय है अब अगले हफ्ते के लिए? Hi Manisha, सबसे पहले आपको हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। थैंक यू। एंड यस, कमिंग बैक टू गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए इस हफ्ते में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है इन लाइन विद जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया है, जिसके कारण हमने गोल्ड एंड सिल्वर में भी देखा है कि ऊपरी लेवल से काफी एक पुल बैक शार्प आया था। हालांकि गोल्ड में भी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, सिल्वर में भी सिमिलर केस था। बट ओवरऑल देखिए अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं यहाँ पे। गोल्ड में अराउंड 5050 का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं 5205 के टारगेट्स के साथ। आई मीन ऑन अगर एमसीएक्स में कंसिडर करूं तो अराउंड 1,58,000 का एसएल आप लगा सकते हैं एंड 1,63,000 का फर्स्ट टारगेट एंड अगर वो रीच करता है देन 1,65,000। सिल्वर की जहां तक बात करें, सिल्वर में भी सिमिलर एक ट्रेंड है, पॉजिटिव ही है अभी फिलहाल ट्रेंड। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे भी आप करके चल सकते हैं एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 2 लाख थोड़ा सा दूर होगा बिकॉज सिल्वर प्राइस काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। सो 2,47,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस अच्छा बैठ रहा है एंड अगर आप टारगेट देखिए तो 2,80 अगर रीच करता है देन 2,86,000 के लेवल्स भी हमें सिल्वर पे देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल इट कम्प्लीटली जो गोल्ड एंड सिल्वर में मेन रिस्क अभी जो बना हुआ है वो ये है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क कंटिन्यूअसली अगर एस्केलेट होंगे तो ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे एंड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड होंगे तो जो फेड रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं वो जुलाई से भी आगे पुश फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो वो ही एक मेजर रिस्क रहेगा बट अदर देन दैट प्राइसेस फिलहाल तो सपोर्टेड लग रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी लेके आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासे वॉलेटाइल मूव्स हैं। इवन एज ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद कायनात 85 के आसपास के लेवल्स अब भी हैं। और स्पेशली ऐसा देखने को मिलता है कि जिस टाइम भी हम यहाँ पर वीकेंड की तरफ जाने लगते हैं, ज़्यादातर जो न्यूज़ फ्लो है, एक्शन ऑन ग्राउंड है, वो वीकेंड्स पे आता है। तो किस तरह की पोजिशन यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लेनी चाहिए बिफोर वी हिट द वीकेंड? ऑनेस्टली आई थिंक वीकेंड क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है तो कैरी फॉरवर्ड अ पोजीशन बिकम्स वेरी रिस्की। बट इस तरह से हमने जियोपॉलिटिकल रिस्क लास्ट वीक से देखे हैं। आई थिंक जो एस्केलेशन हुआ है इट हैज बीन वर्स देन एक्सपेक्टेड एंड एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। काफी सारे ऑयल फैसिलिटीज को भी अभी ऑयल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिस्क है जिसके कारण वॉलंटरी कट्स भी हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में। स्टोरेज साइट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा फिल हो गई है। तो अगर ये कंटिन्यूसली अगर एस्केलेशन बढ़ता रहा तो क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव है। बट सिंस इट इज द वीकेंड तो थोड़ा एक रिस्क रहेगा कि अगर कुछ कहीं से भी थोड़ी भी ईजिंग आ जाती है। फिलहाल ऐसे कोई आसार लग नहीं रहे बिकॉज दोनों साइड से एस्केलेशन है। ईरान ने भी क्लियरली कहा है कि दे आर नॉट willing to negotiate at this point and वो ऑन ग्राउंड इन्वेजन के लिए भी रेडी है। बट अगर चीजें उस लेवल तक जाती है देन डेफिनेटली क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अभी फिलहाल अगर मैं सिचुएशन देखूं तो थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है। सो आप अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो 7160 के आसपास का आप एसएल रख सकते हैं एंड 7700 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। बट आई थिंक एक कॉशन देना बहुत जरूरी रहेगा कि ऑयल प्राइस का बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे बिकॉज टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड कहीं से भी कोई भी कुछ न्यूज मिस इन्फो आने के कारण भी आपको थोड़ा सा प्राइस में स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। कायनात, साथ ही साथ आप किस तरह से यहाँ पर मेटल्स को देखती हैं क्योंकि यहाँ पर भी अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर डिक्लाइन में है, बारिंग एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स जहाँ पर इस हफ्ते में करीबन 4% की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन उसके अलावा कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल सब में गिरावट के साथ कारोबार। यहाँ पर क्या करने की राय है?
फिलहाल मेटल्स में एक कोई ऐसे ट्रेड सेट नहीं हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा रेंज बाउंड ही अभी मूड दिख रहा है इन द मेटल स्पेस। स्पेशली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में इन्वेंट्री इंक्रीजेस बहुत ज्यादा शार्प रहे हैं, और इवन चाइना ने भी अभी जो जीडीपी टारगेट सेट किया वो काफी मॉडेस्ट है। इट्स नॉट समथिंग के जो प्राइसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, बट क्योंकि अभी 2 सेशंस जो चाइना का है इट इज ऑन टिल 11th मार्च, तो हमें थोड़ा सा और अपडेट्स की जरूरत रहेगी फ्रॉम चाइना। सो आई बिलीव कि जो मेटल स्पेस है वो थोड़ा सा भी रेंज बाउंड ही रहेगा, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर एल्यूमिनियम, क्योंकि जिसको मिडिल ईस्ट से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट रिस्क है काफी ज्यादा। इसके कारण एल्यूमिनियम में एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, बट फॉर अदर मेटल्स आई थिंक ये काफी एक रेंज बाउंड मूड रहेगा, एंड कोई अभी फिलहाल कोई ट्रेड हम सजेस्ट नहीं करते हैं। पॉइंट टेकन। कायनात, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब यहाँ पर लक्ष्मी की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता हैं। प्रीति नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आप रिसेंटली एक रिपोर्ट लेकर आई हैं जेंडर्ड इकोनॉमिक्स पे, जहाँ पर आप विमेन और वेल्थ के गैप की बात पर यहाँ पर बात कर रही हैं। जब ये अर्निंग्स पे आता है, वर्क फोर्स में विमेन की जो भागीदारी है उस पर बात होती है, तो इस रिपोर्ट में से क्या कुछ निकल के आया है? सबसे पहले तो मनीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी थी। आपको जैसे पता है मैं एक प्लेटफॉर्म रन करती हूँ जिसका नाम है लक्ष्मी, विच इज़ अ मनी प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। और पिछले 5 सालों में हमने जो भी उसमें हमने हमारी जो इंसाइट्स थी, जो लर्निंग्स थी, वो हमने थोड़ी सी मेजर करने की कोशिश की, और जो निकल के आया उससे वो हमने ईवाई के साथ शेयर की, और इस तरीके से ये रिपोर्ट बनी है। तो आई थिंक जो विमेन और वेल्थ का जो गैप है अभी भी बहुत बड़ा गैप है, और वो किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसका एक आई थिंक हमारे पास अब एक ब्लूप्रिंट है, और उसी को हम शेयर कर रहे हैं। जैसे आप देखती हैं हमारे देश अभी जो हम मेजर कर रहे हैं देश में, वो है एक्सेस, कि कितने वुमेन के पास बैंक अकाउंट्स है, कितने वुमेन के पास यूपीआई पेमेंट है, कितने वुमेन को क्रेडिट हम दे रहे हैं, ये सारा एक्सेस है। लेकिन क्या हम ओनरशिप की, जब वो यूज करती हैं ये कोई भी टूल, फाइनेंशियल टूल या एक्सेस करती है, तो उसमें उनकी ओनरशिप कितनी रहती है। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर कर रहे हैं, पर आउटकम नहीं मेजर कर रहे हैं कि क्या विमेन रियली अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर रही हैं या वेल्थ बिल्ड कर रही है। तो आई थिंक ये दूसरा नेक्स्ट चैलेंज है। हमने एक्सेस के लिए सॉल्व कर लिया, हमारे देश में बहुत बाखूबी सॉल्व किया उसको। अगला चैलेंज है कि हम कैसे फाइनेंशियल ओनरशिप को सॉल्व करें। हम रोज फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये आंकड़े देखते ही हैं कि जहां तक कि विमेन का पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल मार्केट्स में, वो काफी डिसमल है। आज विमेन पार्टिसिपेट मतलब विमेन होल्ड अबाउट 8.6%, of 8.6% women participate in financial markets versus 23% men. About 23-24% जो AUMs है म्यूचुअल फंड्स में या फोलियोज है, वो विमेन के पास है। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, गैप क्यों है? और ये गैप काफी कारणों से है। इनको हम ब्रॉडली 4 गैप्स में उनको समझ पाए हैं। कि सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि participation gap है, women in workforce, for every 100 men there are only 53 women in the workforce today। और urban areas में मनीषा ये और भी कम है, there are only about 28-29 women for 100 men। दूसरा हो गया कि income gap। जैसे हमें पता है कि जेंडर पे गैप है, तो for every 100 rupees a man earns, a woman is earning 73 rupees, तो अर्निंग भी कम है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गैप। तो महिलाएं क्या कर रही हैं उसमें इन्वेस्टमेंट गैप में, वो क्यों वो इतना बड़ा गैप है? तो क्योंकि हमारी साइक्लिकल जो हमारी लाइफ स्टेजेस होती हैं, हम करियर हम रिटायरमेंट की बात करते हैं इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। सब लोगों के लिए एक रिटायरमेंट होता है, लेकिन विमेन के लिए बहुत सारे मिनी रिटायरमेंट्स होते हैं। तो उसके चलते हम क्या करते हैं, हम थोड़े सेफ्टी प्रोन या सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, नियर टर्म लिक्विडिटी सेफ्टी प्रोवाइड करें। तो इसीलिए आप देखेंगे कि देर आर almost 32% women invested in gold versus 25% men. Women का investment in cash and chit funds is almost double than that of men. लेकिन जब पेंशन फंड्स या प्रोविडेंट फंड्स या म्यूचुअल फंड की बात आती है तो काफी कम है, विमेन का ऑलमोस्ट हाफ है। दूसरा, एवरेज एज जो हमारी होती है कि हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 35 पे वर्सेस मेन जो 30 इयर्स पे है। टिकट साइजेस कम रहती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से फाइनली जो फोर्थ गैप है कि वेल्थ गैप है। जब हम एक्चुअली रिटायर करते हैं तो हमने ये
केस स्टडी की है इस रिपोर्ट में, आंकड़ों के साथ, मेथोडोलॉजी के साथ, वो आप देखेंगे कि विमेन इन इंडिया रिटायर विद 40% लेस वेल्थ देन मेन। आप दूसरी इकोनॉमीज में, OECD इकोनॉमीज में देखेंगे तो वहां अबाउट 26% लेस है। तो इंडिया में ये और वर्ल्ड ग्लोबल बेंचमार्क से भी कम है। तो ये जो वेल्थ गैप है, इसको कैसे क्लोज किया जाए? और इसमें मनीषा, हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग विमेन्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स भी कवर किया है, जिसमें समझ में आता है कि कहाँ विमेन रुक रही है, राइट फ्रॉम एक्सेस टू इंक्लूजन, फिर एजेंसी, और फाइनली आउटकम पे। और उसमें हम देखते हैं कि जो परसेंटेज विमेन की जो इंडेक्स पे रेट करती है, वो ओनली 28.11 आउट ऑफ 100। इसका मतलब 2/3 जो हमारी जर्नी है टू वेल्थ क्रिएशन, वो ब्लॉक है। एक्सेस है, एजेंसी, इंक्लूजन और आउटकम पे हम अभी भी काफी पीछे हैं। प्रीति, अगर यहाँ पर कमोडिटीज की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि 32% महिलाओं के पास सोना है, 25% वर्सेस मेन के पास। यहाँ पर अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात की जाए और कमोडिटीज का पोर्टफोलियो देखा जाए और साथ में इसमें विमेन एज अ न्यू क्लॉज भी यहाँ पर जोड़ा जाए, तो फिर ये पोर्टफोलियो कैसा बनता हुआ देखती हैं आप? अगर आप ओवरऑल देखेंगे मनीषा, तो बिल्कुल हाँ। देखिए, इसमें दो चीजें ध्यान रखना जरूरी है कि एक्चुअली कैपिटल मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज 23% मेन है, तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा पूरा देश पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एलोकेशन बहुत लिमिटेड, मतलब 25% ऑफ दैट पॉपुलेशन हैज दैट एक्सेस, और ये एलोकेशन वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं जेंडर को इसलिए अलग नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी इन गोल्ड एंड फिक्स डिपॉजिट्स और कैश एंड कैश प्रॉक्सीज बहुत हाई है। और इससे एसेट एलोकेशन एक तो सही नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि इक्विटी और बिल्कुल मिसिंग है, और दूसरा जो उनकी खुद की वेल्थ क्रिएशन है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो एज अ कंट्री, यस, वी आर मेकिंग ग्रेट स्टेप्स। आई थिंक जितने फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, बहुत पेनिट्रेशन है। आई रिमेम्बर जब आपको याद है जब हम कमोडिटीज के बारे में बात करते थे अर्लियर, मुझे अभी भी याद है कि हम बात करते थे कि अबाउट 4 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, इन द कैपिटल मार्केट्स, और आज वो कम से कम 23-25% हो गया। तो हमने काफी बढ़ोतरी वहां की है, लेकिन वो विमेन उसमें कदम से कदम मिला के नहीं चल रही है। साथ ही प्रीति, अगर विमेन की और जिस तरह से आपने कहा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यहाँ पर टेलर करने की जरूरत है वर्क रियलिटीज के साथ, जेनरिक प्रोडक्ट्स शायद यहाँ पर नहीं चलेंगे, तो किस तरह से आप कहेंगे एक रेट्रोफिट यहाँ पर करना चाहिए? किस तरह से विमेन की वेल्थ को यहाँ पर ड्यूरेबल, सस्टेनेबल और ग्रो करने की जरूरत है? तो मनीषा, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें जो पहले कही, और जहां तक सस्टेनेबल और ड्यूरेबल की बात है, तो देखिए, एक बार विमेन इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, आई थिंक विमेन आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड कस्टमर्स, क्योंकि वो गोल बेस्ड करती हैं। वो बहुत उनको पता है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उनकी SIPs कंटिन्यूस रहती है। तो आई थिंक इशू वो नहीं है, सस्टेनेबल का नहीं है इशू, ये है कि जहां से वो कॉन्वर्जेशन शुरू करे और फाइनली एक ट्रांजैक्शन की तरफ स्टेप ले, उस टाइम को कैसे ब्रिज किया जाए। और वो, जैसे मैंने कहा कि एक वो सिस्टम डिजाइन बहुत जरूरी है उनके हिसाब से करना। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी जो जितनी कॉन्वर्सेशंस होती है पैसों के बारे में या मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पर्टिकुलरली, समहाउ हम उसको ऐसे दर्शाते हैं जैसे हर किसी को एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होना चाहिए, हर किसी को एक कमोडिटी एक्सपर्ट होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और आई थिंक ये मिथ भी थोड़ा ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आज किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो, तो उनके लिए ये एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, उनके लिए डिसिप्लिन होना और एक पर्टिकुलर, मतलब एक अपना एसेट एलोकेशन का जो थियरी है वो बराबर कायम रख के और इन्वेस्ट करना, दैट इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीजें हैं जो वी कैन डू डिफरेंटली, और द इकोसिस्टम कैन कम टुगेदर एंड डू डिफरेंट। पॉइंट टेकन। प्रीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। विमेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काफ़ी सारे बहुत वैलिड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बनाए हैं। वो ये कि सबको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विमेन को अपनी भागीदारी यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स में बढ़ाने के लिए, वेल्थ इंक्रीज करने के लिए, पोर्टफोलियो सेट करने के लिए और अपनी ज़रूरत उसमें समझना, ये सभी कुछ काफ़ी ज़रूरी है। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.
बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं, मनिंदर चीमा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेबी से। मिस चीमा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर। हम ये जानते हैं कि इक्विटीज़ में इंटरेस्ट और अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा रही है और बॉन्ड मार्केट्स थोड़ा सा लैग बिहाइंड किए हैं, लेकिन अगर हम पिछले 12-18 महीने के नंबर्स देखें तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। क्या रीज़न देखेंगी उसके लिए और यहाँ से अब किस तरह की ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है? पिछले 2-3 साल पहले सेबी ने एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले 2-4 साल पहले सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स अलाउ किए थे। धीरे धीरे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स ने पिकअप किया है और उनकी तरफ से बहुत योगदान रहा है इस इन्वेस्टर आउटरीच में, इन्वेस्टर को बॉन्ड मार्केट से इंट्रोड्यूस करने में और नंबर्स बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। इसीलिए पिछले 12 या 18 महीने में, जैसे आपने कहा, कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत बढ़ गए हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी बहुत बढ़ा है, जिसमें ज़्यादातर रिटेल आया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है, लगता नहीं है कि इतना बड़ा है, पर अगर आउटस्टैंडिंग वैल्यू से देखें तो दिसंबर 2025 के एंड तक कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में 58 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग थी, जो इक्विटीज को देखते हुए बहुत ज़्यादा लगती है। पर ये प्राइमरीली इंस्टीट्यूशनल मार्केट है, तो इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन कम है। पिछले 1-1.5 साल से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और नंबर ऑफ ट्रेड्स ओबीपीपीस के कारण ज़्यादा बढ़े हैं। आप कहेंगी इन्वेस्टर्स को अब इसकी ज़्यादा समझ आने लगी है, और साथ ही साथ एक पोर्टफोलियो में जैसे कि हम देखते हैं कि इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ है, डेट है, क्या लोग अब इसे समझने लगे हैं? और आप क्या कहेंगी एक पोर्टफोलियो में एक इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड्स की क्या और कितनी अहमियत होनी चाहिए? तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो में सिखाया जाता है कि इक्विटी भी होनी चाहिए, डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर को कुछ समय तक, कई सालों तक कॉर्पोरेट बॉन्ड की जानकारी और एक्सेस कम था। सेबी की तरफ से हमेशा से कोशिश रही है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स को डेवलप करने की। एक तरीका इन्वेस्टर का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में आने का ये है कि वो आईपीओ में इन्वेस्ट करे, लेकिन आप देखेंगे बहुत कम आईपीओज आ रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो सेकेंडरी मार्केट एक तरीका है जिससे आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ओबीपी प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट में इशूअर से बॉन्ड खरीदते हैं, वो ओबीपी प्लेटफॉर्म के थ्रू यही बॉन्ड्स इन्वेस्टर को ऑफर करते हैं। इन बॉन्ड्स की ट्रेड्स एक्सचेंज के आरएफक्यू प्लेटफॉर्म के थ्रू सेटल होते हैं। तो ओबीपी प्लेटफॉर्म्स के आने के कारण एक्सेस टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत बड़ा है पिछले 2 साल में, इसीलिए ट्रेड्स भी बढ़ गए हैं और इन्वेस्टर्स को ये एक एक्सेसिबल ऑप्शन मिला है टू टेक पार्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स। सो गोइंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टर्स शुड or have an option to invest in corporate bonds easily and accessibly. काफ़ी सारा काम हमने यहाँ पर बॉन्ड मार्केट्स में होते हुए देखा है। सेबी ने आउटरीच प्रोग्राम किया है, हमने बजट में इसके बारे में सुना, एक प्रपोजल पेपर भी यहाँ पर सेबी ने निकाला था। अब यहाँ से अगर बॉन्ड मार्केट को ग्रो करना है, किस तरह के रिफॉर्म्स आ चुके हैं और कैसे अब यहाँ से आने होंगे ताकि हम इसमें यहाँ पर एक पुश आता हुआ देख सकें? तो अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो सेबी ने कई साल पहले एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। जैसे मैंने पहले कहा कि बॉन्ड मार्केट में तकरीबन सारे इशुएंसेस प्राइवेटली प्लेस्ड होते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको या बड़े इन्वेस्टर्स उनको सब्सक्राइब करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू ये प्रोसेस जल्दी और ट्रांसपेरेंटली होने लगा। इसके साथ साथ जब बॉन्ड लिस्ट होते हैं तो उसमें नेसेसरी जो डिस्क्लोजर्स हैं, अब बॉन्ड के लिए डिस्क्लोजर ये होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है कि उसका फंड फ्लो सफिशिएंट है कि नहीं, कंपनी का वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स कर पाएंगे कि नहीं, इससे रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर्स इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं।
उसके बाद में एक RFQ प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। तो जितने भी ट्रेड्स पहले बॉन्ड मार्केट में OTC होते थे, अब वो RFQ प्लेटफॉर्म के थ्रू होते हैं और वो एक्सचेंज होस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो ये OBPPs जितने भी ट्रेड्स अपने करते हैं RFQ प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। OBPPs के आने के बाद में जितने भी प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड्स हैं वो इजीली रिटेल इन्वेस्टर को ऑफर करे जा रहे हैं आज की डेट में। तो ये एक जो चैनल बना है यूजिंग टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों से, इससे बॉन्ड मार्केट का एक्सेस इम्प्रूव हुआ है। आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अगला स्टेप इसमें जो कि हमेशा से थोड़ा चैलेंजिंग रहा है कि बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी कैसे लाई जाए जी। तो अगला स्टेप जो कि बजट में भी अनाउंस हुआ था कि मार्केट में मार्केट मेकर लाने की कोशिश की जाए जिससे लिक्विडिटी बढ़े। तो आप एक बार बॉन्ड खरीदें और बेचना चाहें तो आप आसानी से ये बॉन्ड बेच सके। ये एक नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत ज़रूरी है बॉन्ड मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए। एंड मिस चीमा, फाइनली क्योंकि हमने आपको विमेंस डे पे यहाँ पर इनवाइट किया है, तो विमेन इन्वेस्टर की क्या अहमियत है ओवरऑल मार्केट्स में और उन्हें क्या राय देना चाहेंगी? तो महिलाएं परिवार में बड़ा अहम रोल परफॉर्म करती हैं। घर का सारा खर्च उनके हाथ में होता है। पैसा उनके हाथ में हो या ना हो, लेकिन खर्चे का पूरा अंदाज़ा उनको होता है। आगे आने वाले टाइम के लिए कितना खर्चा करना है उसका एस्टिमेट होता है। पैसे सेव करने की, कुछ जोड़ने की एक फितरत जो है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है। वो सेफ इन्वेस्टर हैं। तो ये सब देखते हुए फॉर ऑल विमेन मैसेज ये है कि आप सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी लीजिए, समझ के और परख करके इन्वेस्टमेंट करिए और आप अपना एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं। मिस चीमा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए CNBC आवाज़ पर। थैंक यू। थैंक यू। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.